नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम 20 अप्रैल के प्रमुख समाचारों पर आधारित कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का डेली क्विज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी यानी कि एनबीएस कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहाँ पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है सही कूट का चयन कीजिए। यहाँ पर पहला कथन है, इस योजना के तहत यूरिया सहित सब्सिडी वाले फॉस्फेटिक और पोटैशिक उर्वरकों के प्रत्येक ग्रेड पर वार्षिक आधार पर तय की गई सब्सिडी की एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है, जिसका निर्धारण उनमें मौजूद पोषक तत्वों के आधार पर होता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि हम चर्चा कर रहे हैं एनबीएस यानी कि उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी पर। और अगर हम इस योजना की बात करें तो इस योजना के तहत यूरिया को छोड़ करके बाकी फॉस्फेटिक और पोटैशिक उर्वरकों पर सब्सिडी की एक निश्चित राशि प्रदान की जाती है, जिसका निर्धारण उनमें मौजूद पोषक तत्व के आधार पर होता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यूरिया को इसमें शामिल नहीं किया गया है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर पहला कथन गलत हो जाता है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, एमआरपी तय करने के लिए पी&के उर्वरकों की घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय लागत को देश के भंडार स्तर और मुद्रा विनिमय दर के आधार पर विचार कर निकाला जाता है। तो यहाँ पर यह कथन पूरी तरीके से सही है। उर्वरकों पर सब्सिडी देने के लिए उनकी घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय कीमतों को देखा जाता है। इसके साथ साथ देश में उनका कितना भंडार है और मुद्रा का जो स्तर है यानी कि मुद्रा विनिमय, उसको भी यहाँ पर देखा जाता है और उसके आधार पर फिर एमआरपी तय किया जाता है। यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो सही है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, एनबीएस नीति का उद्देश्य पी&के उर्वरकों की खपत में वृद्धि करना ताकि एनपीके उर्वरकों का इष्टतम संतुलन जो कि 4:2:1 का है प्राप्त किया जा सके। अगर हम इसके उद्देश्यों की बात करें तो इसका उद्देश्य फॉस्फेटिक और पोटैशिक उर्वरकों के खपत में वृद्धि करना है तथा एनपीके का जो संतुलन होता है जो कि 4:2:1 का है उसे प्राप्त करना भी है। यानी कि यहाँ पर तीसरा कथन भी सही है और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पर दूसरा और तीसरा कथन सही है, पहला कथन गलत है। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है जिसका शीर्षक है, पैनल सजेस्ट फर्टिलाइजर सब्सिडी रेट बेस्ड ऑन मार्च प्राइस। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र ओपेक यानी कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का सदस्य नहीं है। और यहां पर आपको 6 देशों के नाम दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है सही विकल्प का चयन कीजिए। तो यहां पर चर्चा हो रही है ओपेक के बारे में और आपको ध्यान में रखना है कि फिलहाल ओपेक में 13 मेंबर हैं। यहां पर इस बात की चर्चा किया गया है कि ओपेक का गठन कब हुआ, किन देशों ने मिल करके ओपेक का गठन किया और बाद में कौन कौन से देश ओपेक में शामिल हुए। आपको ध्यान में रखना है कि फिलहाल ओपेक में 13 देश हैं और यहां पर जिन देशों के बारे में चर्चा है उसमें पहला नाम है रूस का। और आप देख सकते हैं कि रूस ओपेक में शामिल नहीं है, हम इसे फिगर में भी देख सकते हैं। तो रूस का नाम आपको यहाँ पर कहीं भी नहीं दिखेगा, यानी कि रूस ओपेक का सदस्य नहीं है। तो हम इसे क्रॉस कर देते हैं। यहाँ पर दूसरा नाम है गैबोन का। आपको ध्यान में रखना है कि गैबोन 1975 में ओपेक में शामिल हुआ था, लेकिन आगे चल करके 1995 में उसने अपनी सदस्यता छोड़ दी थी। फिर उसने इस संगठन को 2016 में ज्वाइन किया। यानी कि फिलहाल गैबोन ओपेक का सदस्य देश है और इसीलिए यहां पर हम इसे राइट का संज्ञा दे देते हैं। यहां पर पॉइंट नंबर 3 है वेनेजुएला। और आपको ध्यान में रखना है कि वेनेजुएला ओपेक का फाउंडर मेंबर है। जिन 5 देशों ने ओपेक को बनाया था उसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला शामिल हैं। यानी कि वेनेजुएला ओपेक का सदस्य देश है। यहाँ पर जो 4th पॉइंट है उसमें लिखा हुआ है नाइजीरिया। और आपको ध्यान में रखना है कि नाइजीरिया 1971 में ओपेक का सदस्य देश बन गया था और वो अभी भी इसका मेंबर है।
5वें नंबर पे दिया हुआ है अमेरिका का नाम, और आप सभी जानते होंगे कि अमेरिका ओपेक का सदस्य देश नहीं है। पॉइंट नंबर 6 में नाम दिया हुआ ब्रुनेई का, और आप देख सकते हैं कि ब्रुनेई भी ओपेक का सदस्य देश नहीं है। और इसके आधार पर अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा आपका फर्स्ट, 5 एंड 6, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, और यहां पर यह बताया गया है ओपेक देशों का जो शेयर है तेल के निर्यात में वह लगातार घटता जा रहा है। और अगर हम भारत की बात करें तो भारत के द्वारा भी ओपेक देशों से तेल का आयात कम किया जा रहा है। यहां पर डेटा दिया हुआ है जिसको कि आप लोग जरूर ध्यान से देखेंगे। यहां पर आप देख सकते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 2008 में भारत के द्वारा ओपेक देशों से अपने आयात का 88% तेल आयात किया गया था, जबकि अगर हम फाइनेंशियल ईयर 2021 को देखें तो वहां पर यह शेयर 71.9% हो गया, और फाइनेंशियल ईयर 2022 में यह कहा जा रहा है कि यहां पर जो शेयर है वह 71.6% रहने के आसार हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत में निम्नलिखित में से किन दो राज्यों के बीच ब्रूस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर हम ब्रूस समझौते की बात करें तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि ब्रूस समझौता मिजोरम और त्रिपुरा के बीच में हुआ है, और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम एंड त्रिपुरा। आपको ध्यान में रखना है कि ब्रू पूर्वोत्तर में बसने वाला एक जनजातीय समूह है, लेकिन त्रिपुरा में इसे रियांग के नाम से जाना जाता है, और उनके विस्थापन को लेकर के जो प्रॉब्लम हुआ था उसी को सॉल्व करने के लिए ब्रू समझौता किया गया मिजोरम और त्रिपुरा के बीच में। तो ध्यान रखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मिजोरम और त्रिपुरा। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में डेयरी क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और यहां पर आपको 3 कथन दिए गए हैं और आपसे पूछा जा रहा है कि सही कथन का चयन कीजिए। यहां पर पहला कथन है, भारत में दूध के लिए कोई आधिकारिक एमएसपी नहीं है। तो ये बात पूरी तरीके से सही है। हमने बहुत बार चर्चा की है कि कौन कौन से फसलें एमएसपी के अंदर आती हैं, और वहां पर मिल्क का आपने कहीं भी नाम नहीं सुना होगा, यानी कि यहां पर जो पहला कथन है वो सही है। आइए देख लेते हैं दूसरे कथन को। दूसरा कथन है, ऑपरेशन फ्लड ने भारत की दूध उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने में मदद की है। तो ये कथन पूरी तरीके से सही है। आप सभी जानते हैं कि जिस तरीके से भारत में दूध का उत्पादन बढ़ा है उसे ऑपरेशन फ्लड का नाम दिया गया, यानी कि यहाँ पर जो दूसरा कथन है वो पूरी तरीके से सत्य है। आइए देख लेते हैं तीसरे कथन को। तीसरा कथन है, वैश्विक स्तर पर भारत दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो ये बात आप सभी को पता होगा कि भारत फिलहाल दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी कि यहाँ पर तीसरा कथन भी सही है, और इसीलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पर सारे कथन सही हैं। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द हिंदू समाचार पत्र में आया है, जिसका शीर्षक है, पीएम अनवील्स डेयरी कॉम्प्लेक्स इन गुजरात। आइए अब एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन 2020 में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर आप अपने बैंक में अपने मांग जमा खाते यानी कि डिमांड डिपॉजिट से 1 लाख रुपए नगद निकालते हैं तो अर्थव्यवस्था में कुल धन आपूर्ति में तत्काल प्रभाव क्या पड़ेगा? और यहां पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो यहां पर यह कहा जा रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अपने मांग जमा खाते यानी कि डिमांड डिपॉजिट से 1 लाख रुपए निकाल लेता है तो अर्थव्यवस्था में धन की कुल आपूर्ति में बदलाव आएगा या नहीं आएगा। आपको ध्यान में रखना है कि अगर हम अर्थव्यवस्था में मुद्रा आपूर्ति की बात करें तो हम इसे M=C+D से डोनेट करते हैं। यहां पर M का मतलब है मनी सप्लाई, C का मतलब है जनता के पास जो मुद्रा होती है वो, इसमें आरबीआई द्वारा जारी किए गए मुद्रा नोट, प्रचलन में जो नोट हैं, जो सिक्के हैं, वे शामिल होते हैं। और यहां पर डी का मतलब होता है बैंकों के पास जनता की मांग जमा यानी कि डिमांड डिपॉजिट। और अगर हम इसके आधार पर देखें
तो अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के द्वारा अपने डिमांड डिपॉजिट से 1 लाख रुपए निकाले जाते हैं तो ये रुपए प्रचलन में आ जाते हैं, यानी कि जनता के पास आ जाते हैं। इसका अर्थ ये है कि अगर किसी व्यक्ति के द्वारा मांग जमा खाते से कुछ रुपए अगर निकाले जाते हैं तो इसका अर्थव्यवस्था में कुल धन आपूर्ति पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि जितना पैसा निकाला गया उतना पैसा जनता के पास आ गया, प्रचलन में आ गया। और इसीलिए इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। यहां पर कुल धन की आपूर्ति अपरिवर्तित रहेगा। तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। आइए अब आज के तथ्य के ऊपर चर्चा कर लेते हैं, और आज हम चर्चा करने वाले हैं MCLR यानी कि मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लैंडिंग रेट को लेकर के। इससे जुड़ा हुआ एक न्यूज आज के द इंडियन एक्सप्रेस में आया है, जिसमें यह कहा गया है कि SBI के द्वारा, जो कि भारत का सबसे बड़ा कॉमर्शियल बैंक है, उसके द्वारा सोमवार को MCLR में बढ़ोतरी किया गया है, जिसके कारण SBI के द्वारा जो लोन दिया जाता है वो भी महंगे होंगे। आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर SBI के द्वारा जो अपना MCLR है उसे 7.1% किया गया है, पहले यह 7% था। और आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो अन्य बड़े बैंक है जैसे HDFC, पंजाब नेशनल बैंक, उनका जो MCLR का रेट है वह 7.25% है। हालांकि SBI का जो रेट है वह अन्य बैंकों की तुलना में कम है, लेकिन वह धीरे धीरे इनके पास जा रहा है, यानी कि SBI से लोन लेना अब महंगा हो रहा है। आप सभी जानते हैं कि SBI को आम आदमी का बैंक कहा जाता है, और देश का जो आम आदमी है वो ज़्यादातर SBI से ही लोन लेता है। और अगर SBI का लोन महंगा होगा तो यहाँ पर इसका असर आम जनता पर भी पड़ेगा। अगर हम MCLR की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है, RBI ने 1 अप्रैल 2016 को MCLR जो पद्धति है उसे लागू किया था। इससे पहले आधार दर प्रणाली यानी कि बेस रेट सिस्टम हमारे देश में चलता था, लेकिन 2016 में RBI ने इसे खत्म करके MCLR पद्धति को लागू किया। यहाँ पर जब हम MCLR की गणना करते हैं तो इसमें 4 प्रमुख तत्व होते हैं, और वो तत्व हैं टेन्योर प्रीमियम यानी कि अवधि प्रीमियम, दूसरा है मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स, तीसरा है ऑपरेटिंग कॉस्ट, और चौथा है नेगेटिव कैरी ऑन अकाउंट ऑफ CRR। और इन चारों को ध्यान में रख करके MCLR का दर तय किया जाता है। और यहाँ पर जिस तरीके से SBI के द्वारा MCLR में चेंज किया गया है, इसका मतलब है कि SBI के द्वारा जो लोन दिया जाता है वह अब महंगा होगा। जो होम लोन है, जो कार लोन है, वे अब महंगे होने वाले हैं। तो इस न्यूज़ को भी आप लोग जरूर ध्यान से पढ़ेंगे, और MCLR क्या होता है, कब इसे इंट्रोड्यूस किया गया, और इसके कौन कौन से मुख्य तत्व हैं, इन सभी को आपको ध्यान में रखना है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये डेली क्विज पसंद आया होगा। सारे क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को आप रिवाइज कर लेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें, और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं डेली क्विज के अगले अंक में, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।